मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय गाय को लेकर, खास करके भारतीय गाय का जो दूध होता है, छाछ है, घी है या गोबर है, मूत्र है, इनको लेकर कई पश्चिमी देशों में आधुनिक सिरे से, नए सिरे से अध्ययन अनुसंधान के कार्य हुए हैं और इन रिसर्चों से कई ऐसी बातें प्रमाणित हुई हैं जो हमारे ग्रंथों में हमारी जो मानसिक हमारी मनोस्थिति में स्थापित हैं वो पुनः स्थापित हुए हैं और उनसे हमारी प्राचीन जो मान्यताएं रही हैं, प्राचीन जो धारणाएं रही हैं, वो पुनः प्रमाणित साबित हुई हैं। जैसे कि ऐसे जो रिसर्च कार्य हैं वो अमेरिका से लेकर फ्रांस, यूके, इटली, स्विट्ज़रलैंड और यहाँ तक कि रूस तक में हुए हैं। रूस में तो जो दूध होता है, खास करके जो भारतीय देसी गाय का दूध है, उसे तो कायाकल्प करने वाला, उसे तो एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल रूपांतरण करने वाला माना गया है। और उनकी जो धारणा है, उनकी रिसर्चों से पता चला है कि यदि व्यक्ति नियमित रूप से केवल मात्र बिना किसी दवा के, बिना किसी औषधि उपचार के वो सिर्फ गाय का दूध सेवन करे तो 40 दिन में वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। उसकी जो कमजोरी होती हैं, उसके अंदर जो रोग होते हैं, जो स्थापित रोग होते हैं, जिनका कोई उपचार नहीं होता, जो असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, वो व्यक्ति भी, वो रोगी भी केवल मात्र दूध के सेवन से निरोगी हो जाता है। तो इसे तो वहाँ कायाकल्प करने वाला, रूपांतरण करने वाला दूध माना जा रहा है। और भारत में तो एक अलग मान्यता रही है। भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञ तो आज भी दूध को प्रतिकूल मानते हैं। दूध के कारण, दूध के जो प्रोडक्ट हैं, खास करके दूध की मलाई है, घी है या दूध के अन्य प्रोडक्ट हैं, उन्हें हानिकारक सिद्ध करते हैं। और ये धारणा तो पश्चिमी लोगों की है। पश्चिमी लोग अपनी धारणा में बदलाव कर रहे हैं। अपनी जो भ्रांतियां रही हैं या उन्होंने जानबूझकर की या उनसे गलती हो गई, वो तो वो जाने, लेकिन वो अपनी उन पुरानी मान्यताओं का बदलाव कर रहे हैं, बदल रहे हैं। लेकिन भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं अभी भी पुरानी धारणाओं पर बैठे हुए हैं। इसीलिए वो अपने मरीजों को, अपने जो रोगी होते हैं, उन्हें दूध का सेवन कम करने के लिए कहते हैं या दूध का सेवन तब करने को कहते हैं जो मलाई रहित हो, इसमें घी ना हो, फैट की कोई अंश ना हो या जिससे पूरी तरह से फैट निकाल दी गई हो, ऐसे दूध का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। लेकिन एक बात तो आपने भी अनुभव की होगी, और ये तो पुरानी परंपरा है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी होता है या कोई दुर्बल हो जाता है या बुढ़ापा में यदि कोई कमजोरी महसूस करता है, बूढ़ा हो गया है या कोई गर्भवती स्त्री है या फिर शिशुकाल में छोटे बच्चे, किसी भी प्राणी के हो, छोटे बच्चे तो दूध ही पी के पलते हैं। और मानव बच्चे के लिए तो दूध ही, माँ का दूध ही सबसे पहला आहार होता है। तो इसके बावजूद भी हम दूध को प्रतिकूल मानते हैं, जबकि वो रोगियों के लिए, दुर्बलों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए तो दूध ही एकमात्र बीमारी के दौरान उनके जो उपचार की स्थिति में एकमात्र आहार होता है। तो आज के अध्ययन से पता चला, जो नई रिसर्च हुई है, मैं उनकी बात करूं तो इन रिसर्च से पता चला है कि यदि एक व्यक्ति केवल मात्र दूध का सेवन करे तो अपने को निरोगी रख सकता है। और यदि वो किसी रोग से पीड़ित हो गया है, किसी असाध्य रोग से पीड़ित ग्रस्त हो गया है, तो भी केवल दूध के माध्यम से, दूध के विधिवत सेवन के माध्यम से अपने को निरोगी कर सकता है और ऐसा व्यक्ति सहजता से दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोगों को किसी रोग का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि दूध, केवल मात्र दूध के सेवन से उनके शरीर में इतनी अच्छी इम्यूनिटी विकसित हो जाती है, इम्यून सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग हो जाता है, उनके आंतरिक अंग सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं, जिससे कि वो दीर्घ जीवन जी सके, रोगों से मुक्त हो सके, रोगों का आक्रमण का सहजता से झेल सके और स्वयं को रोगी होने से बचा सके। तो दूध बहुत उपयोगी है। लेकिन ऐसा दूध, कौन सा दूध होना चाहिए? तो दूध वो ना तो पैकेट वाला होना चाहिए, थैली वाला होना चाहिए, क्योंकि थैली में दूध को पैक करने से पहले पॉस्चराइज किया जाता है और पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध के सारे औषधि गुण नष्ट हो जाते हैं और जो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, उनका रूप, उनका जो आकार है, उनकी जो संरचना है, उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। और ऐसा दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक रहता है, क्योंकि ऐसे दूध के सेवन से ही हमारे शरीर में बीमारियों का विकास होता है। इसके संबंध में तो
करीब करीब 30-35 साल पहले जो यूरोप के कुछ डॉक्टरों ने से एक घोषित भी किया था, इसलिए उन्होंने कहा भी था कि दूध में तो राक्षस छिपा है, दूध के सेवन से बीमारियां होती हैं। और उन्होंने दूध को, उनके दूध को, हमारे दूध की बात नहीं, हमारे लिए हमारा दूध भी सफ़ेद होता है और वहाँ की जो गाय हैं उनका दूध भी सफ़ेद होता है। तो उन्होंने दूध को, वहाँ के दूध को राक्षस घोषित किया था, क्योंकि वहाँ के दूध को पीकर वहाँ की जो लोग थे, वहाँ के बच्चे थे, वहाँ के जितने भी उनकी जो जनसंख्या थी, प्रजा थी, बीमार पड़ रही थी और उनमें एक के बाद एक रोग विकसित हो रहे थे। यहाँ तक कि डायबिटीज, हृदय संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग और स्किन तक के लिए, बांझपन के लिए, स्वभाव व्यवहार में बदलाव के लिए, स्वभाव में हिंसकता आने के लिए, इन सब के लिए केवल मात्र दूध को दोषी ठहराया जाने लगा था। इसलिए वहाँ दूध का प्रचलन घट गया। इसलिए दूध के शोध के बाद उन्होंने ऐसा अपने लोगों को बताया कि दूध में राक्षस छिपा है, इसलिए दूध का पीना निषेध है, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी मान्यता को यों का तो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्वीकार कर लिया और यहाँ भी दूध को राक्षस घोषित करने लगा। इसलिए माएँ, बहुत सारी माएँ बच्चों को दूध पिलाने से बचने लगी। खास करके जो अपने दूध, जो माँ अपना दूध पिलाती हैं उससे ही बचने लगी, क्योंकि उनसे भी उनके दिमाग में कई तरह की गलतफहमियाँ विकसित हो गई थी। लेकिन आज फिर एक बात स्थापित हो रही है कि दूध के माध्यम से आप न केवल स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, बल्कि यदि किसी रोग से आप ग्रसित होने लगे हैं या ग्रस्त हो गए हैं तो उससे भी दूध आपको बाहर ला सकता है। इसलिए ऐसे जो लोग नियमित रूप से दूध का सेवन करते हैं, उन्हें ना तो पेट संबंधी कोई व्याधि का सामना करना पड़ता है, ना कॉन्स्टिपेशन होती है, ना उन्हें मोतियाबिंद आता है, ना हड्डियों संबंधी किसी विकार का सामना करना पड़ता है। और दूध तो बहुत अद्भुत है। दूध के सेवन से आप तमाम तरह के संक्रामक रोगों से बचे रहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से दूध का सेवन करते हैं उनके शरीर पर किसी तरह के संक्रामक रोगों का हमला नहीं होता। यदि हो जाता है तो वो हमला स्वयं, हमारी जो प्रतिरक्षक शक्ति है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है शरीर की, वो स्वयं उसको नष्ट कर देती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसलिए दूध का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे दूध में, ऐसा दूध यदि धारणों से हो, जिसको गर्म ना किया गया हो, और पैकेट का तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि पैकेट के दूध में, जो थैली के दूध में तो कई तरह के ऐसे तत्व विकसित हो जाते हैं जो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उनसे जो उनके पोषक तत्व की संरचना उसमें बदलाव आती है। ऐसे अध्ययन हुए हैं कि पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया में, पाश्चराइजेशन प्रक्रिया पहले तो 60-65 डिग्री पर होती थी, अभी तो 200-250 डिग्री तक दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। ऐसे में दूध के अंदर जो फैट के कण होते हैं उनकी संरचना में बदलाव आ जाता है। जो बिना गर्म किए दूध में फैट होती है उसकी संरचना बहुत सौम्य रहती है, और जो पाश्चराइज होता है, जिसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, ऐसे दूध में जो फैट की संरचना है वो उसकी बिगड़ जाती है। और ऐसे फैटी कणों को हमारा शरीर एक वहाँ जीवाणु के रूप में स्वीकार करता है, एक ऐसे अणु के रूप में स्वीकार करता है जिसे वो सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता, उसके विरुद्ध लड़ता है। इसलिए हमारे शरीर में उसके प्रति कई तरह की प्रतिक्रियाएं विकसित होने लगती हैं जो अंततः रोग का रूप लेती हैं। तो हमें पाश्चराइज्ड दूध नहीं लेना, थैली का दूध नहीं लेना। हम यदि संभव हो पाए तो हमारे लिए धरणों दूध, यानी कम बिना गर्म किए जो पशु के बॉडी टेम्परेचर का दूध होता है वो बहुत मूल्यवान रहता है। वैसे भी ज़्यादातर पशुओं के बच्चे उसी दूध का सेवन करते हैं जिसे गर्म नहीं किया गया हो, जिसे उबाला ना गया हो, जो सीधे माँ के शरीर से उनके शरीर में पहुँच रहा हो। और हमारे बच्चे भी शैशव काल में अपनी माँ का वही दूध सेवन करते हैं, क्योंकि माँ के दूध को उबालने का तो कोई साधन ही नहीं है। अब साधन कुछ बनने लगे, लेकिन सामान्यतः माँ का दूध बच्चा सीधा पीता है, इसलिए वो स्वस्थ भी रहता है, विकसित भी रहता है, उसके शारीरिक जो मानसिक विकास है वो भी तेज़ी से होता है। तो यदि आप ऐसे दूध पी सकें जो धारणों से हो, जिसे पशु के सीधे टेम्परेचर पर रखा गया हो, जिसे उबाला ना गया हो, वो यदि सेवन करते हैं तो उससे आप तमाम तरह की बीमारियों को सहजता से मुक्ति पा लेते हैं। मैं एक आपको प्रयोग बताऊंगा जिस पे पिछले 30-35 सालों से कई बार रिसर्च हुई हैं कि ढाढ़स दूध की जगह यदि आप पिपरा मूल या लेंडी पीपर युक्त
दूध का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं, आपके लंग्स हैं, उनकी कार्य क्षमता विकसित होती है। और ऐसे ऐसे रोगियों के, ऐसे लोगों के शरीर पर ना तो क्षयरों के जीवाणु इफेक्ट कर डालते हैं। क्षय का अर्थ होता है ट्यूबरकुलोसिस के बायोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, वो भी उसी से संक्रमित नहीं कर पाते। इन्हें निमोनिया नहीं होता, इन्हें चेस्ट संबंधी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। और छोटे बच्चों को जो आज से पहले एक बीमारी होती थी डिप्थीरिया की, अब तो कम होती है, लेकिन डिप्थीरिया की बीमारी भी ऐसे लोगों को नहीं रहती, ना निमोनिया की समस्या का सामना करना पड़ता है। केवल मात्र दूध, और दूध को यदि पिपरा मूल या लैंडी पीपल से शोधित कर लिया जाए तो उससे आप अपने फेफड़ों को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि उनको जीवन भर फेफड़ों संबंधी किसी विकार का सामना नहीं होता, अस्थमा से बचे रहते हैं। ऐसे लोगों को श्वास संबंधी की समस्या का सामना नहीं होता, उन्हें उनके फेफड़ों पर कोई भी जीवाणु विषाणु आक्रमण नहीं कर पाता। और यदि कर भी गया हो, यदि किसी को निमोनिया हो जाता हो या ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया हो और उस पर दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो, तो ऐसे रोगी को भी यदि हम पिपला मूल शोधित दूध का सेवन कराते हैं तो वो उन रोग से बाहर आ जाता है। तो आप यदि ऐसा दूध बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सहजता से बना सकते हैं। इसके लिए 250 ग्राम दूध लेके, मैं दूध की बात करता हूँ तो थैली के दूध की बात नहीं करता, मैं भैंस के दूध की बात नहीं करता, मैं जर्सी गाय के दूध की बात नहीं करता, मैं सिर्फ देसी गाय के दूध की बात करता हूँ। तो मेरी जब भी दूध पर बात हो तो उसको देसी गाय के रूप में लिया जाए। तो देसी गाय का 250 ml दूध लेकर उसमें 25 ग्राम आप मिश्री डालें, 10 ग्राम उसमें पिपला मूल का पाउडर डालें और उसमें 250 ग्राम पानी डाल के धीमी आग पर उबालते रहें। जब उबलते उबलते वो आधा रह जाए, यानी कि दूध की मात्रा से बचे, ऐसे दूध को 2 भागों में बांटकर आप किसी भी रोगी को, किसी भी व्यक्ति को नियमित रूप से देते रहें तो 1 महीने के बाद उस व्यक्ति के जो फेफड़े हैं, जो उसके लंग्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ना तो उस पर अस्थमा का असर होता है। और आज अस्थमा तो बहुत गंभीर बीमारी हो रही है, लोगों के जो लंग्स हैं बहुत तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं, वो तेज़ी से काम नहीं कर पाते। कोरोना में आपने देखा होगा बहुत लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हुई कि उनके लंग्स डैमेज हो गए और उन्हीं के कारण मृत्यु का सामना। तो यदि ऐसे व्यक्तियों को पिपला मूल आधारित दूध का सेवन कराया जाए तो वो जीवन भर रोगी रह सकते हैं और उनके फेफड़ों पर किसी तरह का जीवाणु विषाणु हमला नहीं कर पाता है। वैसे बहुत लोगों को दूध पचता भी नहीं, जैसे कि दक्षिण भारत में लोगों को दूध सहजता से पचता नहीं है, उनको दूध पीने के बाद गैस बन जाती है, अफारा रहता है, बेचैनी हो जाती है। तो ऐसे लोग दूध में सौंठ उबाल कर ले सकते हैं या फिर दूध के साथ में वो पिपला मूल या दालचीनी डाल के सेवन कर सकते हैं, तो उससे दूध पचनी हो जाता है। दक्षिण भारत में दूध के पाचन के पीछे एक और कारण रहा है कि 1960-62 के दौरान जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, हरित क्रांति को आप दूसरे रूप में देखिए, हरित क्रांति से हमारे यहाँ आहार की कमी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम आहार में तो कभी हमारे यहाँ आहार संबंधी कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि आहार की समस्या तब हमारे दिमाग में विकसित हुई जब हमारा आहार सिर्फ गेहूं और चावल तक सीमित होकर रह गया। बल्कि हमारे यहाँ तो कई तरह के अनाज रहे, अभी भी यदि आप पहाड़ में जाएं तो पहाड़ में 12 तरह के अनाज अभी भी प्रचलित हैं। उसके अलावा हमारे देश में यदि कहीं भी जाएँ तो वहाँ का अपना लोकल अनाज आज भी उतना ही मूल्यवान है जितना कि गेहूं और चावल। राजस्थान में चावल का सेवन कम किया जाता है, लेकिन वहाँ बाजरे का प्रयोग खूब होता है, ज्वार का प्रयोग भी वहाँ करते हैं, मक्की का प्रयोग भी कभी कभी किया जाता है। मध्य भारत के अपने अनाज हैं। अभी साउथ में जाएंगे तो मिलेट चलता है, मिलेट को कोदो कहते हैं। और यदि हम पहाड़ के क्षेत्रों में उत्तर भारत में जाएं तो वहाँ भी कोदो होती है, जई। तो सब जगह का अपना आहार है। यदि इस अन्न पर यदि हम जीवित रह सकते हैं तो हमें गेहूं और चावल की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब से हमारी जीवन शैली में गेहूं का प्रवेश हुआ, चावल का प्रवेश हुआ, हमने अपने आहार को चावल और गेहूं तक सीमित कर लिया, तब तक हमारे सामने नेगेटिव समस्या आ गई। 1960 में सरकार इसीलिए हरित क्रांति लेके आई, क्योंकि उसे गेहूं का
गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ाती नहीं थी, चावल के जो मात्रा बढ़ानी थी, तो इसलिए हमारे अंदर यदि चावल और गेहूं की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे देश में आहार की कमी हो गई, हमने अपने मूल आहार को छोड़ दिया। इसी तरह हमारे देश में 1962 के आसपास केरला में दूध क्रांति की शुरुआत हुई। दूध क्रांति में हमारे जो गाय की अच्छी नस्लें होती थी, इसमें सिंधी थी, साहिवाल थी, थारपारकर थी, तो उनका ब्रीडिंग, उनकी क्रॉस विदेशी गायों के साथ कराई गई और उसके बाद उनकी जेनेटिक संरचना में बदलाव आया। इससे वहाँ के पेट संबंधी व्याधि दूध से जो होती हैं वो दक्षिण भारतीय जो को ज़्यादा होती है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से गायों में क्रॉस ब्रीडिंग शुरू हुई और वहीं से ऐसे दूध की उत्पादकता बढ़ी जो हमारे लिए स्वास्थ्यकारी नहीं था, हमारे लिए रोग कारक था। तो आप समझ सकते हैं कि हम ऐसे दूध से आज भी यदि बचेंगे तो निरोगी रहेंगे। आप यदि विशुद्ध गाय का दूध सेवन करते हैं, वैसे भारत में विशुद्ध गायें बहुत कम रह गई हैं और जो है वो बहुत कम दूध देती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी देसी गाय की दूध की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। आज का मेरा वीडियो यह है कि यदि आप नियमित रूप से गाय का दूध सेवन करते हैं तो निरोगी रह सकते हैं, निरोगी रहते थे। हमारी ऐसी मान्यता है कि जो दूध है वो भूलोक में एक अमृत तुल्य है। ये रसायन है, रसायन का अर्थ है जो वृद्धावस्था में निरोगी रखता है, स्वस्थ रखता है और ये हमारे लिए जीवनी है क्योंकि जीवन प्रदान करता है। दूध हमें शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान करता है, लेकिन दूध को गर्म करेंगे तो ये पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दूध को यदि हम सीधे सीधे धनुष रूप में सेवन करेंगे तो हम हर एक पोषक तत्वों संपन्न होते हैं, इसलिए हमारा शारीरिक मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। हम अपने शारीरिक और मानसिक विकास में श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करते हैं, पहले करते भी थे। तो निरोगी रहना है, दूध का सेवन करें, दूध गाय का हो और वो गाय भी हमारी अपनी देसी हो। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें और यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आपको यथाशीघ्र पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों।